Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के हमारे स्पेशल डेज से। हमारा पहला स्पेशल डे है स्टॉप टॉर्चर डे, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। ये 26 जून को मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ने इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था कब से? 12 दिसंबर 1997 को इसके लिए रेजोल्यूशन पास किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। और इसके अंदर अवेयरनेस फैलाई जाती है किसके रिलेटेड? जो भी विक्टिम्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारा टॉर्चर सहा है, उनके साथ में गलत बिहेवियर किया गया है, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और आगे ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो उसको रोकने के लिए इसे सपोर्ट किया जाता है और मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, इसके बारे में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इसके बारे में भी आपने बहुत ज़्यादा बार सुना भी होगा कि एक ड्रग की लत लग जाती है एक इंसान को, अगर उसने गलती से ले लिया हो या फिर उसने जानबूझ के पी लिया हो, तो उसकी वजह से उस गलती से या फिर जानबूझ के की गई गलती मानी जा सकती है कि ड्रग की आदत लग जाना बहुत ही बुरी चीज़ होती है। उससे बचकर रहना चाहिए और ऐसी चीज़ों से तो बहुत ही ज़्यादा दूर रहना चाहिए, बिल्कुल किसी भी काम की नहीं है। तो इसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, इसके बारे में पहली स्टेटमेंट है, ये ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और जो इसकी 2021 की थीम रखी गई है वो क्या है? शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइव्स इन दी 2021 की थीम है ये। और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ पे भी ये यूनाइटेड नेशन आएगा ना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि ड्रग अब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो हमने तस्करी भी देखी होगी, सुनी होगी, उसके बारे में ये ऑब्जर्व किया जाता है 26 जून को हर साल। और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अंदर स्ट्रेंथन किया जाएगा जो एक्शंस हैं, इसके अंदर स्ट्रेंथन किया जाता है जो एक्शंस लिए जाते हैं इनके खिलाफ, और कोऑपरेशन है जो ग्लोबल लेवल पे सभी को एक साथ मिलकर, ताकि सोसाइटी को ड्रग से फ्री बनाया जा सके। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है डेटा लेक। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर्ड बिग डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म है। ये किसके साथ में एसोसिएटेड है? नीति आयोग, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी तरह से डिजिटल हो रहा है। इसके लिए 2 प्लेटफॉर्म को यूज़ किया गया है, 2 को लॉन्च किया गया है, जो कि है डेटा लेक और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब हर तरह की जो डिटेल्स हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन होगी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल डिसीजन लिया जाएगा या फिर अप्रूव किया जाएगा, वो सभी इसी पोर्टल के थ्रू होंगे अब। और डाटा लेक सॉफ्टवेयर है वो फोरकास्ट करेगा अगर कोई भी देरी होने वाली होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर डिस्प्यूट की वजह से, तो उसके लिए ये पहले ही अलर्ट दे देगा। और ये इन्हांस करेगा, ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा ये सिस्टम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो भी ऑफिसर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं वो प्रोजेक्ट के साथ जो भी कनेक्ट हुए हैं उनको रियल टाइम बेसिस के ऊपर डिटेल्स मिलेंगी इसकी। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो करप्शन है या फिर इनट्रांसफरेबल सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रिगार्डिंग? बासमती राइस। ये काफ़ी बार न्यूज़ में देखने को मिलते हैं और मेरे फेवरेट हैं। आप में से कौन कौन खाना पसंद करते हैं ये बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। और इंडिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बासमती राइस का। यहाँ पहली स्टेटमेंट ये दी गई है। इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है हमें ये बतानी है, इसके ऊपर स्पेशल फोकस रखिए। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? इंडिया के अंदर बासमती राइस का कल्टिवेशन है वो कहाँ होता है? इंडो गैंगेटिक प्लान्स के अंदर। ये हिस्ट्री की बात की जा रही है, लेकिन अभी ये रीज़न है वो बदल चुका है, इसका नाम है वो। तो आप हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है बासमती राइस का इंडिया के अंदर। तो हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, थर्ड ओनली या फिर सेकंड एंड थर्ड ओनली। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, थर्ड ओनली, बिकॉज ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हरियाणा स्टेट। क्या हुआ है? इंडिया ने यूरोपियन यूनियन फॉर प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन PGI देने के लिए, PGI का स्टेटस देने के लिए अप्लाई किया है बासमती राइस को। और किसकी वजह से? क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है बासमती राइस का।
और इसकी वजह से पाकिस्तान ने उसको मिर्ची लग गई, उसने अपोज कर दिया इस मूव को, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी जगह पे, कुछ जगह पे बासमती राइस की खेती होती है, वो भी हम जान लेंगे अभी इसके बारे में भी। इंडिया है उसके अंदर हिस्टोरिकली एरोमेटिक राइस का प्रोडक्शन किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर, जो कि हिमालय की फुट हिल्स में पाए जाते हैं, जिनको मॉडर्न इंडिया अभी क्या बोल कौन कौन से जगह पे फैला हुआ है वो, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू। बासमती राइस है वो पहले कहाँ पे बासमती राइस है वो सेंचुरी से पैदा किए जा रहे हैं हमारे देश के अंदर। ये सबसे पहले कहाँ का किए जाते थे, कालार ट्रैक्ट के अंदर, जो कि और पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे है, ये कालार ट्रैक्ट है जो अब किसके बीच में पड़ता है, रवि और चेनाब रिवर, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, पंजाब प्रोविंस के अंदर, वहाँ पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। बासमती राइस है वो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर उगाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ 7 स्टेट ऐसे हैं जिनको जिनके लिए APEDA ने, अगर आप जानते हैं APEDA की फुल फॉर्म क्या है तो आप कमेंट सेक्शन में अंदर बता सकते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी फुल फॉर्म आज मैं नहीं बताऊंगी। इसने पाया है 7 स्टेट्स के लिए GI टैग को। वो कौन कौन से हैं जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर हैं, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और कुछ हिस्से हैं दिल्ली के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को और जम्मू एंड कश्मीर के कुछ पार्ट्स को दिया गया है ये GI टैग। और लार्जेस्ट एरिया है बासमती राइस का वो हरियाणा स्टेट के अंदर है, क्योंकि 60% है, जो करंटली 60% पॉपुलेशन है, करंटली 60% प्रोडक्शन है वो हरियाणा स्टेट से निकल कर आता है, जबकि 17.1% निकलता है कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, और पंजाब से 16.1%, जो कि 1998 और 99 का डाटा चेक करते हैं हम तो हरियाणा है वो कंट्रीब्यूट करता है 55%, लेकिन और बासमती राइस के प्रोडक्शन के अंदर, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश है वो 23.5% प्रोड्यूस करता था और पंजाब 12.4%। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री है जो होम है किसकी, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ बटरफ्लाइज की। ये रिसेंटली स्टडी की गई है, ये रिसेंट स्टडी के अंदर निकल कर आया है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इनमें से कौन सा आंसर, कोलंबिया, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कोलंबिया। ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पिक्चर, बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज हैं और मेरी बहुत फेवरेट हैं। रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश की गई है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा, कोलंबिया, इसके अंदर बताया गया है कि ये वर्ल्ड का ऐसी कंट्री है जिसके अंदर लार्जेस्ट वैरायटी पाई जाती है बटरफ्लाइज की। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड का 20% स्पीसीज़, वर्ल्ड के अंदर जो स्पीसीज़ जानी जाती हैं उनका 20% पाया जाता है इस कंट्री के अंदर। और इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रिपेयर किया है एक डॉक्यूमेंट जिसका टाइटल दिया गया है चेकलिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाइज। इसके अंदर 200 से ज़्यादा बटरफ्लाई स्पीसीज़ पाई गई हैं और इसके अंदर और जो अगर हम वर्ल्ड के अंदर बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानें तो आइडेंटिफाई, तो वो कौन कौन सी हैं सबसे ज़्यादा देखने, तो वो कौन कौन सी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस, चाइना, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया या फिर और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोलंबिया प्लेस है, यहाँ पे आप कैरिबियन सी को देख सकते हैं कोलंबिया के पास में, और ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे इक्वाडोर है, यहाँ पे इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये साउथ पैसिफिक ओशियन है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशियन है। फिर अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रेफरेंस में, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे इन शॉर्ट हम TIW भी बुलाते हैं। तो इसकी पहले स्टेटमेंट है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे UNDP बुलाते हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा WTO बुलाते हैं, इसने प्रोग्राम लॉन्च किया है किसके अंदर, इंडिया के अंदर। फिर हमारी अगली स्टेटमेंट है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका इनिशिएटिव है, फोकस करना चाहते हैं ये इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर और ट्रांसफ़र करना चाहते हैं प्राइसिंग को। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमें बताना है।
तुम्हारे ऑप्शन हैं सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी के सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि फाइनल स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा, यहाँ पे OECD आएगा, और ये इंडिया के अंदर नहीं, ये भूटान के अंदर लॉन्च किया गया है। चलिए देख लेते हैं। रिसेंट का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD इन्होंने लॉन्च किया प्रोग्राम भूटान के अंदर, और इंडिया है वो एक पार्टनर जुरिडिक्शन के रूप में इंडिया को चूज़ किया गया है एक पार्टनर जुरिडिक्शन के रूप में भूटान को एड देना, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, और किसके द्वारा ट्रांसफरिंग करके टेक्निकल नो हाउ कैसे, मतलब कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें, और स्किल है उसकी टैक्स ऑडिटर्स के रूप में उसे कैसे प्रोवाइड करें और शेयर करें बेस्ट ऑडिट प्रैक्टिसेस को इसके साथ में, और फोकस किया जाए प्रोग्राम को, ताकि इसका एरिया है इंटरनेशनल टैक्सेशन और टैक्स किस एरिया के अंदर, कहाँ पे, किस एरिया के अंदर, इंटरनेशनल टैक्सेशन और टैक्स ट्रांसफ़र प्राइसिंग के रिलेटेड। इस प्रोग्राम के ऑथर हैं, इस प्रोग्राम के अनदर माइलस्टोन क्या है, इसके अंदर कंटिन्यू किया जाएगा कोऑपरेशन इंडिया और भूटान के बीच में, और इंडिया है वो कंटिन्यू करेगा एक्टिव सपोर्ट साउथ साउथ कोऑपरेशन के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रिसिडियो प्रिंसिपल। ये समटाइम न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये इनिशिएटिव है किसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है। इसके बारे में जान लेते हैं। प्रिसिडियो प्रिंसिपल ये एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसके अंदर ग्लोबल ब्लॉकचेन काउंसिल है वो लेआउट करेगी, फंडामेंटल सेट करेगी प्रिंसिपल किसके लिए। इसके अंदर क्या किया जाएगा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाएगा। इस प्रिंसिपल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा क्रिएटर्स को ब्लॉकचेन एप्लीकेशन, और इसके अंदर बेसलाइन रखी जाएगी डिज़ाइनिंग सिंपलेस्ट, ताकि डिज़ाइन की जा सके सिस्टम की और प्रिजर्व किया जा सके राइट्स को पार्टिसिपेंट्स की। और उनके अंदर इस प्रिंसिपल का एम है कौन कौन से पार्टिसिपेंट राइट्स को बचाने का। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एजेंसी, इंटरऑपरेबिलिटी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग, जो अल्जाइमर डिजीज़ है, जो एक इंसान के दिमाग में देखने को मिलता है, उसके बारे में। इसमें पहली स्टेटमेंट है ये एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसके अंदर मतलब कि ये एक ऐसा ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन के अंदर बढ़ता चला जाता है लगातार, और ये अफेक्ट करता है ओल्डर व्यक्ति को, जो बुजुर्ग होते हैं हमारे उनको, और इसका कोई भी इलाज नहीं है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू, ये एक नॉर्मल ब्रेन होता है, और जिसे अल्जाइमर हो जाता है उसका ब्रेन सिकुड़ने लगता है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बार बार भूल जाते हैं व्यक्ति। और USFDA ने रिसेंटली क्या हुआ है कि USFDA ने अप्रूव कर दी है पहली ऐसी ड्रग जो अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर हेल्प करेगी। 2 दशकों के अंदर, मतलब कि 20 सालों से इसके ऊपर काम किया जा रहा था, उसके बाद में इसे अप्रूव किया गया है। इसने होप बढ़ाई है हमारी, लेकिन इसने हमारी होप तो बढ़ाई है, लेकिन ये कॉस्टली भी है, और ये क्योर नहीं कही जा सकती, क्योर नहीं कही जा सकती, ये इसका इलाज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ प्रोग्रेस है उसको स्लो कर सकती हैं। अल्जाइमर डिजीज़ है वो लगातार ब्रेन के अंदर बढ़ने वाला डिसऑर्डर है, जो कि ओल्डर व्यक्तियों को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो 65 प्लस होते हैं, उनको अफेक्ट करता है। और अगर ये यंग व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है तो ये इसकी जल्दी शुरुआत मानी जाती है। ये डिसीज़ है, ये क्या करता है, जो हमारी ब्रेन सेल्स और नर्वस सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी के अंदर कोई भी मैसेज होता है जो हमारे न्यूरोमीटर्स के थ्रू हमारे माइंड तक पहुंचता है, वो डिसरप्ट हो जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे हाथ पे, पैर पे, मतलब हमारी बॉडी पे कहीं पे भी कोई भी चोट लगती है तो वो हमारे ब्रेन तक पहुँचती, वो बात हमारी सेल्स हैं, हमारे जो न्यूरो सिस्टम है वो हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है, तब हमें पता चलता है कि हमें दर्द हो रहा है। तो ये हमारे उस सिस्टम को क्रैक डाउन कर देता है।
और इसके अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति है वो अपनी जो डे टू डे काम होता है उसको भी भूल जाता है, उसकी भी एक्टिविटी इंटरप्ट होती हैं, वो हमारे दिन में काम होता है उस सबको भी भूल जाता है, हर रोज़ के काम को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनेस्को है उसने रेकमेंड किया है कौन सी इंडियन साइट्स को, कौन सी इंडियन जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको किस लिस्ट में डालने के लिए, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर्ड की लिस्ट के अंदर। हमारे ऑप्शन है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, ग्रेट बैरियर रीफ को, ग्रुप ऑफ मोनामेंट्स एट हम्पटी के, या फिर ग्रुप ऑफ ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल को। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी। इसको भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो पिक्चर्स देखें आप, ये ग्रेट बैरियर रीफ की इनर साइड की पिक्चरें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी को दिखाया गया है कि एक लेक के अंदर कितनी सारी खूबसूरती होती है। तो अब देख लेते हैं, रिसेंटली यूनेस्को ने रेकमेंड किया है कि ग्रेट बैरियर रीफ को डाल दिया जाए इंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो वर्ल्ड हेरिटेज डेंजर लिस्ट है इसके अंदर अगर डाल दिया जाता है तो इसकी वजह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उस चीज़ की, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है उसके अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक को, इसकी वजह से लोग हैं उसको बचाने के लिए अच्छे ऑप्शंस लेते हैं, करेक्टिव ऑप्शंस एक्शंस लेते हैं ताकि उसे सेव किया जा सके। और इंडिया के अंदर जो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स हैं हम्पी के उन्हें इंक्लूड किया गया था इस लिस्ट के अंदर कब, 1999 से 2006 तक। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे 1992 से 211 तक इस लिस्ट के अंदर रखा गया था, लेकिन बाद में जब इसके लिए इसके काम के अंदर, इसके मैनेजमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला कंजर्वेशन के अंदर भी, तो इसे रिमूव कर दिया गया था इस लिस्ट के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को हमें कंसिडर करना है किसके रेफरेंस में, प्रोजेक्ट सी बर्ड के रेफरेंस में। ये एक लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है केरला के अंदर, और इसके अंदर इन्वॉल्व है क्रिएशन, इसके अंदर क्या बनाया जाएगा, इसके अंदर बिल्ड किया जाएगा नेवल बेस कारवार में वेस्ट कोस्ट के ऊपर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमें बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से क्यों नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज ये केरला नहीं कर्नाटका में है। हम देख लेते हैं, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। रिसेंटली क्या हुआ है, जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने विजिट किया है कारवार नेवल बेस के ऊपर कर्नाटका के अंदर, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गया है। और उन्होंने चेक भी किया है, रिव्यू किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो सी बर्ड वो कैसे चल रहा है। ये एक लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कारवार कर्नाटका के अंदर। इसके अंदर क्या बनाया जा रहा है, नेवल बेस बनाया जा रहा है कारवार के वेस्ट कोस्ट इंडिया के अंदर। ये बनने के बाद में ऐसा प्रोग्राम होगा जो इंडियन नेवी को प्रोवाइड करवाएगा लार्जेस्ट नेवल बेस वेस्ट कोस्ट के अंदर। नेवल बेस भी मिलेगा हमें किसके ईस्ट में, स्वेज कैनाल के। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, UNAMA ये एक मिशन है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ताकि सपोर्ट किया जा सके, शांति लेकर आई जा सके और रिकॉन्सिलेशन किया जा सके। इनमें से कौन सी कंट्री के अंदर, हमारे ऑप्शन हैं पैलेस्तीन, म्यांमार, ईरान, अफगानिस्तान। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है। इसके बारे में देख लेते हैं। UNAMA की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन ऑन इन अफगानिस्तान। ये एक UN का स्पेशल पॉलिटिकल मिशन है जिसे इस्टेब्लिश किया गया है ताकि असिस्ट किया जा सके इस स्टेट के लोगों को, ताकि वो शांति और डेवलपमेंट के अंदर रह सकें। और UNAMA ये इस्टेब्लिश किया गया था 28 मार्च 2002 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन पास करके। इसके अकॉर्डिंग रिसेंटली इसकी रिपोर्ट सामने आई है, उसके अकॉर्डिंग जो सिविल कैजुअलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है 29% से। अगर अब हम 2021 को पिछले साल से कंपेयर करें तो ये 29% फैटलिटीज़ हैं जो सिविलियंस की बढ़ गई हैं, जिसमें से 37% है वो वुमेन की और जो 2.23% है वो चाइल्ड की कैजुअलिटी बढ़ गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत है वहाँ पे। फिर हमारा ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कल देना था। ये क्वेश्चन है, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ये रिलीज़ किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, ये RBI के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये हर क्वार्टर के अंदर कंपाइल किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 10 मेजर सिटीज़ के बारे में। किसके रिलेटेड, जो ऑफिशियल डेटा होता है प्रॉपर्टी प्राइस की ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, उसे कलेक्ट किया जाता है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ से, स्टेट गवर्नमेंट से। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है ये एक एवरेज लेस्पियर इंडेक्स है, ट्रांजेक्शन प्राइस के ऊपर बेस्ड है। और ट्रांजेक्शन को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, जैसे स्मॉल, मीडियम और लार्ज के अंदर अलग अलग जोग्राफिकल वार्ड्स और जोन के अंदर।
फिर ये हमारा आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला एक्सक्लूसिव ग्रीन रेटिंग सिस्टम? किसके लिए? हाई स्पीड रेल के लिए। तुम्हारे ऑप्शन हैं जापान, इंडिया, यूएसए, चाइना। इसका आंसर आपको देना है। और वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर देना बिल्कुल मत भूलिए। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।